जो कहाँ तक किया था मैं क्वेश्चन तो ऐसा जो मतलब वो आते हैं आपके क्वेश्चन एक्सेलरेशन का बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन होगा तो जो मेरे पास एक डाउट है कि पता कैसे चलेगा कि किधर को मूव करेगा कि मतलब m1 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बताओ इट डजंट मैटर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं आप किसी भी एक तरफ मान के सॉल्व कर दो क्या होगा इतना ही है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं सी यू शुड बी क्लियर कि कौन सी वैल्यूज नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है उल्टा होगा कौन सी वैल्यूज नेगेटिव आ गई तो गड़बड़ है ना कौन सी वैल्यूज नेगेटिव आना गड़बड़ है टेंशन नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी नेगेटिव आ गई उनका मतलब तो सिंपली है कि ऑपोजिट हो गया कोई दिक्कत नहीं एक्सेलरेशन
तुम अकेले जल्दी कैसे आ गए? आप ही हो? तुमने नहीं करा? सोचो ये आंसर आ जाना चाहिए आपका। हो सकता है आपका इससे उल्टा आ रहा हो, अगर आपने दूसरी तरफ जिम किया होगा तो इससे उल्टा आ जाएगा। ठीक है, एक बात समझो, मतलब मैंने इस तरफ को माना है, उससे मेरा ये आया। मान लो ये क्वांटिटी वैल्यूज को लेके नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है? जिधर को मैंने एरोज माने हैं उसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए कोई बिल्कुल कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें, कुछ भी अज्यूम करके निकाल दो। आपने सीधा पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, बट जो डेंसिटी है वो बड़ा पॉइंट पे नहीं होगा। हम तो हर छोटे पार्ट को उसकी लेंथ उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, हर छोटे पार्ट की लेंथ। आपने तो क्या किया, अपने पूरा पार्ट है पूरे को बाय से मल्टीप्लाई कर दिया, जो डेंसिटी है वो तो हर पॉइंट के अलग अलग है। ऑनलाइन है, अगर आप चाहो तो आप लैब में तो
इसमें बताना डाउट सी पार्ट में एक्सरसाइज 0 सी पार्ट आधा 0 सी पार्ट डाउट्स तो बहुत आसान था ना सी पार्ट एक्सरसाइज 1 सॉरी डी पार्ट सेवन तो सीधा ही है सबकी एक्सेलरेशन सेम है नहीं ठीक है आंसर एट्थ क्वेश्चन जो है ये वही जो हमने क्लास में किया था जो पिछली क्लास में हमने आखिरी क्वेश्चन किया था वो यही तो है एट्थ क्वेश्चन मतलब उससे इजी वाला ही है हमने तो नॉर्मल निकाला था ये वही सिचुएशन है ये आ गया समझ 10th भी बिल्कुल इजी है तीनों का एफडी बनाओ हो जाएगा सॉल्व मेरे पास जो पुरानी है दिखाना इधर उधर इसका ना सब एक लगा अच्छा यही क्वेश्चन मैंने दिया था तो इसमें क्या है देखो इसमें 12th क्वेश्चन हुआ या चाहे 10th क्वेश्चन हुआ इसमें क्या होता है कि आपको जैसे मान लो पता नहीं है इनिशियली जैसे 10th क्वेश्चन में भी तो ये पॉसिबल था ना हमें क्या पता है कि m1 नीचे जाएगा या m3 नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप किसी भी एक तरफ अज्यूम कर लो नहीं गलती कर दो किसी भी एक तरफ अज्यूम कर लो उसके हिसाब से सॉल्व कर लो यहाँ तो चलो आपने m1 m3 के मासेस से कर लिया होगा बट वो सही तरीका नहीं है रोल सिर्फ m1 m3 का नहीं है m2 का भी रोल होता है वो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है तो अपने आप ए से ही निकल आएगा कि आप क्या करोगे किसी भी एक तरफ अज्यूम कर लो कि मान लो आपने ये माना है कि m1 नीचे को जा रहा है अगर m1 नीचे को जा रहा है तो बाकियों का भी आपको पता चल गया उसके हिसाब से इक्वेशंस बना के सॉल्व कर दो तो जनरल टर्म्स में हो सकता है कि आपके आंसर में साइन का डिफरेंस हो कंपेयर टू जो पीछे दिया हुआ उल्टा आ सकता है ना उसका मतलब क्या है बस कि उन्होंने जो आंसर दिया होगा उल्टा मान के दिया होगा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा मतलब जैसे मान लो आपने इधर को अज्यूम किया हुआ था और उससे जब वैल्यूज पुट की तो आपका ए आ गया -3 इसका क्या मतलब हो कि उल्टा तो इसलिए फर्क ठीक है तो साइन इज नो प्रॉब्लम इसका आंसर गलत है क्या 500 आएगा 11 के पार्ट का आंसर 500 होगा या तो फिर आपके में 12th वाला फिगर भी नहीं होगा वो है और वो कुछ में 500 है कुछ में 510 है किसी में 500 है यस ठीक है तो इसका आंसर 500 आएगा आगे साइड वाला पार्ट है उसकी राइट साइड इसलिए वो उसका ना
मतलब इस केस में जो फोर्स है वो पुश फोर्स है, यही कहना चाह रहे हो, है ना? यहाँ पुल फोर्स नहीं आएगी ऑब्वियसली। अगर हम इस पार्ट के बारे में सोचें, इस पे पुश फोर्स होएगी तभी ये आगे जा रहा होगा, पुल होगा तो आगे नहीं जाएगा। तो बस आप ऐसा कर दो, मतलब जस्ट टू बी क्लियर, टेंशन की जगह वहां पे फोर्स कर दो। राइट, फिर ठीक हो गया। आगे। फिफ्टीन ये सेम किया तो था हमने। इसके जैसा, मतलब जो टेंशन निकालते हैं वो बिल्कुल वही सेम ही बात है। आप बस एक तरह से ये मान लो कि रोप को भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, रोप का अलग एफबीडी बनाओ, मास एम का अलग एफबीडी बनाओ। 16th में क्या, वहां से कट कर दो, हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 सी पार्ट, डी पार्ट। सी पार्ट बोलो, क्वेश्चन बोलो। जी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने फोर्स को एफ लिख दिया। क्या लिखा है, केजी वेट, तो फोर्स जो है वो एफ नहीं है, एफ इंटू जी है। डी पार्ट, बच्चों ये ना क्वेश्चन जान के दिया हुआ है क्योंकि और भी कई जगह होता है, इसमें ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी रहती है सॉल्व करते हुए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिचुएशन ये है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, उससे कोई खास आपको भी रोल नहीं है, बस आपको तो ये सोचो कि बस वो क्या कर रहा है, वो वेट दिखा रहा है ना। तो ये बच्चों केज है, नहीं बर्ड है, ये एक बर्ड केज पे है। आपको पूछा है कि जब बर्ड ने उड़ना शुरू कर दिया तब जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होगी। जो बच्चों एकदम सबसे लॉजिकल आंसर लगता है वो क्या लगता है कि कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बर्ड हवा में आ गई, पहले जो बैलेंस है वो अ, दोनों की रीडिंग दे रहा है, बर्ड और केज के वेट। अब बाद में जब बर्ड हवा में आ गई तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो सिर्फ केज का रीडिंग दे रहा है, तो उससे लगता है कि कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चों जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है ना इसमें, कुछ देर के लिए देखो क्या हो रहा होगा। आप ऐसे सोचो, अगर बर्ड पहले बैठी है, अगर उसको ऊपर उठना है तो कैसे उठती है, उसको ऊपर कौन उठा रहा है, नीचे पुश कर रही होगी, ठीक है। अब जो नीचे जितना पुश करेगी उतना उस पर फोर्स करेगी ऊपर को। तो वो जो पुश करेगी वो mg से ज्यादा फोर्स से करेगी या उससे कम फोर्स से करेगी, ज्यादा से करेगी। क्यों भाई, अगर मैं बर्ड का एफबीडी बनाऊं, जिस इंस्टेंट पे वो जंप करने लगी है उस पे mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है,
तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन एमजी से बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? बड़ा होगा तभी तो बर्ड हवा में उड़ेगी, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या होगा अगर आप ध्यान से सोचो, नॉर्मल रिएक्शन और एक बार बर्ड हवा में आ गई तो जीरो ही हो गया, कॉन्टैक्ट भी छूट गया। आई बात समझ? तो जो थोड़ी सी ड्यूरेशन है जब बर्ड हवा में उड़ रही थी उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन जो है एमजी से ज्यादा, मतलब जो केस के ऊपर फोर्स लगी एमजी से ज्यादा लगी, तो उस थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग दिखा रहा हूँ, ज्यादा दिखा रहा हूँ। ये बात समझ आती है? दिस इज एग्जैक्टली सिचुएशन इज सिमिलर टू घर पे आप सोचो आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, अगर आप उससे जंप मारो तो क्या होगा? पहले रीडिंग बढ़ेगी एकदम, फिर जीरो हो जाएगी, है ना? तो वो चीज होगी। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है कि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, वो कौन से वाली पूछनी है? अगर तो जस्ट बाद वाली पूछेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? इंक्रीज। और अगर बहुत बाद वाली पूछे तो डिक्रीज। चेंज होगा सर। यस यस पूरा काफी काम है इंटरनल हमने जो किया उसमें सर देखिए एमजी से थोड़ी ज्यादा होगी ना। अब जब हमें पूछा इंक्रीज डिक्रीज में अगर तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के जो बोल रहे थे एमजी है, बट एक बार के लिए तो एमजी से थोड़ी सी चेंज हुई। एक बार वो फ्लाई करके स्टेबल है यस सर यस एमजी में अगर वो स्टेबल होगी तब तो एमजी रहेगी ना स्टेबल। हाँ मतलब वो भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि अगर हम ऐसा माने कि बाद में बर्ड केज के अंदर ही उड़ रही है बस एक स्टेबल हाइट पे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा? तो वो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी बच्चों, अब बीच में हवा का रोल आ गया कि ये mg लग रहा है, इस टाइम पे हवा इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी mg, और यही हवा जो है वो उस बेस पे नीचे को नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी mg। ठीक है, तो अगर वो केस मानेंगे हम, मतलब हम ये माने कि बाद वाला केस, और वो भी तब जब बर्ड केज के अंदर ही उड़ रही है बस एक स्टेबल पोजीशन पे, तब क्या हुआ होगा? तब रीडिंग वही बन गई जो पहले थी। ये बात समझ आ रही है? सोच लो एक बार। वही नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। केज के एयरटाइट होने से फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इफ केज इज नॉट एयरटाइट तो भी ये सारा कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा। तो एफपीडी तो सही बनेगा ना? मतलब हवा स्केप नहीं कर सकती, जितनी अंदर है वो उतनी खबर है। तो थोड़ा एम्बिगुअस हो गया, फिर से एक बार समझ लो। अगर तो जस्ट बाद में पूछेंगे, जस्ट जब उसने जंप किया तब क्या होगा? रीडिंग बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर हम ये मान रहे हैं कि उसके बाद वो केज के अंदर ही सॉर्ट ऑफ फ्लोट कर रही है तो क्या हो जाएगा? फिर रीडिंग मतलब पहले वाले केज को। तो मतलब अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस से बात करें तो क्या होगा? रीडिंग पहले बढ़ेगी फिर कम होके वही इनिशियल वाली वैल्यू की। इज दिस थिंग क्लियर? वो भी अज्यूमिंग कि मतलब जो बर्ड है वो फ्लोट करे। हाँ वो हम तब होता अगर मुझे मान लो ये जो टेंशन है वो निकालनी होगी, तो हम ये बात करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली ये भी जिसको और डिटेल में जो पढ़ेंगे सिस्टम का ही बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया कि सिस्टम वाली क्वेश्चन उस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, वही चीज होगी ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं।
केज अलग है, बर्ड अलग है। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप सिस्टम का एफबीडी बनाते हो तो आपको उसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ, बट उसको इससे फर्क पड़ रहा है ना कि आपके सिस्टम के अंदर जो बर्ड है वो केज के कांटेक्ट में है कि नहीं। अब वो थोड़ा सा आगे सिस्टम पड़ेगा आपको। अभी तो मैंने आपको ये कहा ही हुआ ना कि जब कुछ मूविंग आ जाए, अभी हमने सेकंड लॉ तो लगाया नहीं ना सिस्टम पे, सिर्फ फर्स्ट लॉ लगाया। हाँ, तो समझ गए अनचेंज किस केस के लिए क्या होगा। डिक्रीज मतलब जब मतलब जब बर्ड एक बार बढ़ेगा, जब बर्ड उसके बाद मतलब ऐसे सोचो कि बर्ड का वेट मान लो 5 kg है, तो बिल्कुल इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब बर्ड जस्ट उठने लगी होगी तो नॉर्मल रिएक्शन 10 से कुछ तो बढ़ेगा, तो अभी बर्ड उठेगी, मान लो 11 हो गया, कुछ देर के लिए 11 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब बर्ड फ्लोट करने लगी तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा दोबारा 10, मतलब एयर और बर्ड वाला केज पे अब भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। फर्क क्या है कि पहले बर्ड लगा रही थी, बाद में एयर लगा, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल रिएक्शन 10 से 11 हुआ और 11 से फिर 10 हो गया, ये कह रहा हूं। तो आप ये समझ रहे हो, जो आंसर ए भी हो सकता था और बी भी हो सकता था। बी कब होता, बिल्कुल उसी इंस्टेंट की अगर हम बात करें। क्लियर ऑल। आगे बच्चों। हाँ, टेंशन या फोर्स कुछ भी, वही 2T। आगे बच्चों। दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाओ मंकीज का। आपको पहले ही बता दिया कि ए कैन टॉलरेट टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, तो आपको पता है कि बी पे तो जो टेंशन लग सकती है वो 30 लग सकती है, उससे आपके पास बी की एक्सेलरेशन आ गई। अब बी की एक्सेलरेशन को ए के एफबीडी में पुट कर दो, उससे आपके पास ये आ जाएगा कि ए पे कितनी टेंशन लग सकती है। आगे। थर्टी वन। तो जब आप उसका एफबीडी बनाओगे बॉब का, उस पे mg नीचे, t ऊपर और एक्सेलरेशन ये नीचे, तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई, t माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू 1.2। वो कब होगा, अगर जो बन सकता है वो कब बनेगा, आप सोचो कि बॉब की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है नीचे, को जी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हो जाए कि एलिवेटर जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आने लग जाए तो क्या होगा, फिर कुछ देर बाद उसकी छत जो है वो बॉब से टकराती है। हाँ, मतलब लेट्स से यू आर इन एन एलिवेटर, नॉर्मली तो एलिवेटर की एक्सेलरेशन बहुत ही कम होती है, तो आप उसके साथ साथ नीचे जा रहे हो। बट अगर मान लो एलिवेटर जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आने लग जाएगा तो क्या होगा फिर। तो हाँ, तो आप फ्लो आपके पैर
पैर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो मैक्सिमम जी से नीचे जा सकते हो। अगर आपका बेस जी से ज्यादा से जाने लग जाएगा तो ऑब्वियसली आपका बेस से कांटेक्ट छूट जाएगा। हो गए बच्चों? डी का 16 ये वाला। इसमें सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको क्या है, होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड टू। तो आप सबसे पहले तो इस पूरे का एफबीडी बना दो। उसमें क्या क्या आ गया? चलो अलग कर दो, सिर्फ 5 kg का बनाना है। उसमें क्या आएगा? एफ नॉट ऊपर, 5g नीचे, 3 नीचे। ठीक है, तो उसकी एक इक्वेशन बन। फिर 2 kg का टी ऊपर, 2g नीचे, एक और टेंशन p डैश नीचे। टेंशन ऑलवेज फुल, राइट? उसकी इक्वेशन बन जाएगी ऐसे ही 3 kg वाले का p ऊपर 3g नीचे, तो p - 3g इक्वल टू, तो जब सॉल्व करोगे तो a निकल आएगा। 5 तो ऊपर f नॉट हो गया, नीचे 5g इसका कितना हो जाएगा, एंड 5g जो रिलेटिव वाला कैसे वही करती है mg फोर्स किसी भी जिस बॉडी का मास होता है उसके ऊपर लगती है। कोई भी बॉडी अपनी mg फोर्स किसी और पे नहीं लगाती। ये जो बॉडीज हैं 2 kg और 3 kg, ये 5 kg पे कौन सी फोर्स लगा रही है? टेंशन लग रही है। 5 kg पे ये जो 2 kg वाली बॉडी है उसके कारण टेंशन लग रही है, बस वो है। ये सब टेंशन 5g हो ना 5G। अब आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तीनों को जब आप सॉल्व करोगे फिर निकलेगा। और वो टेंशन जो है वो 5 की नहीं है। और ये सी पार्ट करने के लिए क्या करोगे? वो उतने पार्ट को काट के तो जो इसको ना इस क्वेश्चन को हम इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? हम मान लेते हैं कि पहले रोप हॉरिजॉन्टल नहीं है। क्या? हाँ वो तो चलो हो सकता है कि केजी वेट लिखना होगा, वो तो एक चलो ये मिसप्रिंट हो गया कि केजी वेट आना चाहिए था, राइट? केजी की जगह क्यों बच्चों? फोर्स है ना? तो 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 बच्चों इसमें मान लो पहले रोप हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो कुछ इस तरीके से होगा अरेंजमेंट। आप 1 मिनट के लिए ये कुछ एंगल थीटा मान लो। ये सिचुएशन बनेगी ना कि अभी हम मान रहे हैं सेट नहीं हुआ। इसके लिए फटाफट मुझे ऐसा ही क्वेश्चन में किया भी था, आपको याद होगा एक रोप वाला।
अगर आप इस वाले पॉइंट का एफबीडी बनाओ सेंटर वाले का, तो मुझे बताओ कि टी की वैल्यू क्या आती है। ये 15 kg वेट हो गया। रेड पॉइंट के एफबीडी से क्या इक्वेशन बनेगी? आपका ये बनेगा ना 2t sin थीटा इक्वल टू 15 g। तो t क्या आ गया? 15g अपॉन 2 sin थीटा। अब आप सोचो, अगर हमें थीटा को 0 करना है तो t क्या आएगा? n का। ठीक है, इसका ये तो मैथमेटिकली हमने निकाल दिया, इसका लॉजिकल आंसर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम कहते हैं कि हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, हम अगर कहें कि टेंशन इस तरह लग रही है, तो क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल वेट को बैलेंस करते हैं? तो इसलिए थ्रेड को थोड़ा सा तो बेंड होना ही पड़ेगा जिससे कि कुछ कंपोनेंट आ जाए। प्रैक्टिकली आपको इतना छोटा एंगल पता नहीं चलता, ठीक है? नहीं तो पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन बच्चों इनडायरेक्टली ऐसे भी आ सकता था कि जितना थीटा छोटा करते जाओगे आप, उतना आपको टेंशन ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? आगे 13 बिल्कुल वही हो गया ना जो ये जब आप पॉइंट ए का एफबीडी बनाओगे तो आपका बनेगा T2√3/2 इज इक्वल टू 100। तो T2 आ गया आपका 200/√3। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 जो आएगा वो T2 sin 30 आएगा, तो ये 100/√3 आना चाहिए। गलत दिया हुआ पीछे? आगे ए पार्ट बच्चों, और कोई डाउट? 16th में बिल्कुल वैसे ही जो हमने किया था, जैसे जैसे ये जो 13th क्वेश्चन है वही चीज है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो जब आप इसको का एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे एक टेंशन टी नीचे को आएगी और एक इधर को आएगी, तो आपको इसको कंपोनेंट्स बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इसका तो यही पार्टी था, है ना? चलो वो बाद में करेंगे। क्यों? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको एक बार चलो सिचुएशन समझा देता हूँ। तो डी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। आपको दो सिचुएशंस दी, ठीक है? आपको कहा है कि एक पुली है, एक तरफ ऐसे है वो सिचुएशन, देखो पुली, उसके एक तरफ एक मास लगा हुआ है और दूसरी तरफ उसके एक मंकी है। यही है ना क्वेश्चन? अब अच्छा देखो, दो बातें। एक केस है कि जो मंकी है वो पुली को नीचे खींचता हुआ खुद ऊपर चढ़ रहा है। बात समझ आई? मतलब इस केस में मंकी की रोप के रिलेटिव कुछ एक्सेलरेशन है। समझ आ रही है बात? क्यों कि रोप को क्या लग रहा है कि मंकी उससे ऊपर जा रहा है। एक केस तो ये बना। जब हम ये केस लेते हैं, जब हम कहते हैं मंकी ऐसे रोप को खींच के ऊपर जा रहा है,
तो उस टाइम पे आप एक बात समझो, क्या तब हम ये कह सकते हैं कि जिस एक्सेलरेशन से मंकी ऊपर जा रहा है और जो एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव कर रहा है वो सेम होगी? अब तो कोई दूरी नहीं है, क्यों? अब तो अलग ही हो गई ना। अब कौन सा ऐसा था कि भी हमें कहना था कि लेंथ कांस्टेंट है, अब तो ये उसको अलग अलग खींच के मूव कर रहा है। अब देयर इज नो रिलेशन। बात समझ आ रही है? हाँ, ये तो नहीं है ना, जितना उसने नीचे खींचा उतना ऊपर जाएगा। रूल तो ये है कि जितनी फोर्स उसने रोप पे नीचे लगाई उतनी फोर्स उसको ऊपर करेगा। तो वो तो एफबीडी में आएगा ना टेंशन में, कि जितनी टेंशन मंकी ने रोप पे लगाई उतनी रोप ने मंकी पे लगाई। ये तो नहीं कह सकते कि जितनी रोप की एक्सेलरेशन नीचे उतनी मंकी के ऊपर। बात समझ आई? वर्सेस जो दूसरा केस है, दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं, मंकी बस रोप पे ऐसे पकड़ के खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, वैसे खड़ा है बस। तो हो सकता है अगर रोप नीचे को जाएगी तो मंकी भी उतना नीचे को जाएगा, हो सकता है रोप ऊपर को जाएगी। ये कैसा बन गया? ये तो नॉर्मल ब्लॉक सिस्टम जो करते हैं, ये बिल्कुल होगा। बात समझ आई? तो एक केस में एक्सेलरेशन सेम है, एक केस में एक्सेलरेशन सेम नहीं है। जिस केस में एक्सेलरेशन सेम नहीं है उसकी कुछ और कंडीशन दी होगी जिससे कि आपको कुछ मिल जाएगा सॉल्व करने को। वो तो दूसरा केस हो गया ना, टू ब्लॉक सिस्टम। तो ये दो इंडिपेंडेंट केस है। एक बार आप इसके लिए सॉल्व करो कि वो उसको खींच के ऊपर चढ़ रहा है, एक बार आप इसके लिए सॉल्व करो कि बस ऐसे। ये बात सबको समझ आ गई कि जब वो उसको पकड़ के ऐसे पड़ा है, ये वही वाला केस में सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल पुली टू ब्लॉक सिस्टम। ये सबको समझ आ गया कि जब दूसरा केस है वो ऐसे चढ़ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन और ब्लॉक की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। उस टाइप की सिचुएशन है, अदरवाइज तो बनेगा नहीं ना। ठीक है, तो इस टाइप से सोचना आपने। हो गई बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रिगार्डिंग सम एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, ये मतलब कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, बाकी तो हम एफबीडी बना के तो हम करते ही रहते हैं। बच्चों वन सच एप्लीकेशन इज मोमेंटम। बच्चों ऑल्दो मोमेंटम हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, दोबारा आएगा, ठीक है। अभी हम बहुत ही ब्रीफली उसके बारे में बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर मास m की वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो उसका मोमेंटम है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इसको बच्चों हम p से डिनोट करते हैं और दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी वाली होगी।
जाएगा? ये भी मैंने हमेशा रखा है, ये लास्ट में होता है। और हो गया ना? वो बंद कर पीछे वाला। हुआ? कौन से बंद? हुआ? लिख लिया? इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? लिखा हुआ है हमने पहले भी, केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस क्या बनेंगी? mlt -1। हमने ये भी बात की थी, आपको क्या होगा? ये इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो बच्चों क्योंकि ये एक टाइप का इनर्शिया है तो इसलिए इसका न्यूटन लॉ से कुछ ना कुछ लिंक तो आना चाहिए, है ना? क्योंकि लिंक ही इसके बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या होता है, हमने अभी तक क्या सीखा है कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों अगर मैं फोर्स को लिखूं मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, उसको मैं लिख सकता हूं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट? अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ब्रैकेट खोल दो, क्या बन गया? mv माइनस mu। mv क्या बन गया? फाइनल मोमेंटम। mu क्या बन गया? इनिशियल। तो वी कैन राइट दिस एज कि जो फोर्स है वो क्या बन गई? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब जहां भी चेंज आता है आपको याद होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज आता है टाइम के साथ, तो दो टाइप का होता है, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकलेगा? सिंपल डेल्टा पी का डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा? क्या फिजिकल मीनिंग फोर्स की नहीं, नशा मतलब जब हम कहते हैं कि ट्रक मूव कर रहा है, राइट, अगर उस ट्रक, एक मूविंग ट्रक को रुकना है तो उसको बहुत टाइम लगेगा रुकने में, तो जो उस प्रॉपर्टी के कारण उसको टाइम लग रहा है उसको मोमेंटम कहते हैं। तो मतलब बच्चों सब कुछ पहले वाला ही है, बस क्या फर्क है कि अगर आपको मोमेंटम गिवन हो तो आप उसकी टर्म्स में भी फोर्स की बात कर सकते हो। इसी बात को आप ग्राफिकली कैसे कह सकते हो? ग्राफिकली कैसे रिलेट करोगे फोर्स मोमेंटम टाइम को? फोर्स विल बी स्लो तो समझ आ गया? लिख लो ये लाइन कि therefore force is equal to slow। इसको बच्चों उल्टा करके भी कैसे लिख सकते होंगे? एक तो स्लोप की टर्म्स में रिलेशन बनता होता है, एक एरिया की टर्म्स में। एरिया की टर्म्स में क्या बनेगा? हाँ, क्या देगा एरिया ऑफ 50 ग्राफ? चेंज इन मोमेंटम। ये सबको बात क्लियर हो गई कैसे है?
सोचो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो बिल्कुल ही जो हमने पहले लिखा था वो है। हम यहाँ कह रहे हैं जैसे इमेजिन अगर मैं बोलता एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, क्या किया हमने दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई है ना, इधर एम में फोर्स बन गया उधर एम भी बन गया। लिख लिया बच्चों? तो इसके ना हम कुछ केसेस कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों मोमेंटम पढ़ी क्यों रहे हैं कि क्या होगा कि कुछ केसेस में मोमेंटम की टर्म्स में बात करना ज्यादा कन्वीनियंट या ज्यादा इजी रहता है कंपेयर टू सीधा एक्सेलरेशन की टर्म्स में, है ना? बस इतनी एक बात है और तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे बच्चों एक ये केस है, इसको ट्राई करो। हो गया बच्चों? बहुत ही आसान है। डन। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो ही है पहले तो सिंपली आपको तो फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम ही करना है। टाइम कितना? 1 सेकंड है, तो बचा क्या सिर्फ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ही निकालना है। कितना हुआ फाइनल मोमेंटम? मास m, n बुलेट्स हैं तो मास कितना हो गया mm इनटू v। आंसर क्या बन गया mm। चलो इसको अगर दूसरे तरीके से करना होता, ये तो मैंने मोमेंटम के तरीके से किया, आगे मान लो मोमेंटम पढ़ा ही ना गया होता तो क्या करना? जैसे एक गन मानी हमने, है ना, गन से हम कह रहे हैं कि एक बुलेट फायर की हमने, मास m वेलोसिटी दी, ठीक है, तो फोर्स क्या है m में, a क्या बन गया b माइनस u बाई t, और अब हमने t को पुट किया 1 बाय n, तो एक बुलेट ने लगाया ना, n सेकंड्स में, एक सेकंड में n बुलेट्स फायर हुई, तो एक बुलेट को कितना टाइम लगता है? 1 बाय, तो 1 बाय n पुट किया तो आई बात समझ। तो दोनों मेथड्स नोट कर लो, एक तो सिंपल ही था सीधा ही था, चाहिए n bullets, machine gun n bullets फायर हो गए।
क्लियर बच्चों? वेलोसिटी v each, सबकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखो बच्चों, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन, ठीक है। ऐसे सोचो कि एक प्लेट है, उसके नीचे हम मशीन गन रख के फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मशीन गन के बुलेट्स फायर करने से वो जो प्लेट है वो फ्लोट करने लगती है। आई सिचुएशन समझ? नीचे से हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं प्लेट के ऊपर, जिससे हम कह रहे हैं कि वो प्लेट हवा में फ्लोट करने लगती है। तो कोई बच्चों स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन निकल, डन बच्चों? यस सर। ये तो मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन किया हो तो फिर तो बहुत ही सा कर लो, कोई बात नहीं, आप एक चेंज करते हैं थोड़ा सा। आप ये मान लो कि जो बुलेट्स हैं वो रीबाउंड कर रहे हैं सेम स्पीड से, जब ये नीचे वाली बुलेट्स हैं वो प्लेट को हिट करेंगी तो प्लेट को हिट करके वो रीबाउंड कर जाती है सेम स्पीड से। रिलेशन स्मॉल एम और कैपिटल एम। कुछ ऐसा करते हैं ना, दोनों ही केस करते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक केस मान लेते हैं कि जो बुलेट्स हैं वो प्लेट के अंदर एम्बेड ही होगी। एक केस क्या हो सकता है उसके अंदर, हाँ मतलब उसको जाके एम्बेड नहीं, उसको जाके रुक जाती है और फिर क्या होगा, रुक के वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब एक बार बुलेट की वेलोसिटी 0 होगी। दूसरा केस क्या बनेगा कि रीबाउंड ही करेगी सेम स्पीड से। तो पहले आप केस 1 मान के ऐसा करो, आप ये मानो कि बुलेट इसको हिट करके रेस्ट कर रहा है, उसके लिए सॉल्व करो।
मोमेंटम या फोर्स किसी भी घटक से करो। आगे बच्चों कैसे हो गए? देखो मुझे एक बात समझो कि जब बुलेट्स आपकी टकरा के रेस्ट पे आ रही है तो बुलेट पे फोर्स किधर को लगेगी? नीचे को लगेगी तभी रेस्ट पे आएगी, है ना? तो अगर बुलेट पे फोर्स नीचे को लगेगी तो मतलब प्लेट पे फोर्स ऊपर को लगेगी। प्लेट को रेस्ट पे रखने के लिए जो प्लेट पे फोर्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? mg, isn't it? तभी वो प्लेट रेस्ट पे रहेगी। तो अब अगर बुलेट्स को रेस्ट पे लाना है, जैसे ये हमने एफबीडी बनाया बुलेट और उस पे फोर्स एफ, तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो जो एफ है वो क्या है? वही मास इनटू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 0 माइनस बी अपॉन टाइम 1/n। अगेन चाहे मैं टाइम को 1/n कर दूं और मास m ले लूं, या मास को mn ले लो और टाइम 1 सेकेंड कर दो, तो ये कितना आ गया बच्चों? माइनस mvn आ गया। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? नीचे को, ठीक है ना। तो ये फोर्स आ गई mvn नीचे को, तो यही सेम फोर्स प्लेट पे लगेगी ऊपर को। तो इक्वेशन क्या बनेगी? mvn इक्वल टू सेकंड केस में क्या होगा? का क्या डिफरेंस आएगा? सब कुछ वही है। जो बुलेट है आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर v है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? माइनस v, है ना। तो जब आप चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस डायरेक्शन को प्लस माना है, जैसे अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो क्या बन जाएगा? v माइनस माइनस v,
बन गया, इसको फिर आपने नीचे आई बात समझ, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? लेट ऑल सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, केस तीसरा भी बन सकता था जहां पे मैं कोई रिबाउंड स्पीड कुछ अलग दे देता, बस फिर क्या फर्क पड़ता? सब कुछ यही है, बस ये बी की जगह दो कुछ और को तो जाता। आगे बच्चों, ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझो बहुत ध्यान से, पहले समझ लो एक बार इधर क्या है। तो मुझे ये एक बेल्ट है, इस बेल्ट को हम एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव करें, इस बेल्ट के ऊपर, मतलब दिस इज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, इसके ऊपर हम ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ मास गिरा रहे हैं, पत्थर गिरता जा रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली कहाँ होती है? फैक्ट्रीज में होती है, या जहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है ना, बजरी बन रही होती है पत्थर से, तो क्या होता है कि एक तरफ से उस पर गिर रही होती है, वो बेल्ट से ऊपर जाके कहीं वो गिरा देते हैं उसको, तो गिर के वो टूट जाते हैं पत्थर, अंशमान। तो ऐसी सिचुएशन है, बात समझ आ रही है? ये क्या हो रहा है, ये रेगुलर इंटरवल्स पे इस पे कुछ पत्थर गिरते जा रहे हैं और ये बेल्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी v से move कर रहा है, ठीक है। ये पत्थर जिस रेट से गिर रहे हैं वो dm/dt कुछ कांस्टेंट है, वो आपको गिवन है, मतलब आपके आंसर में dm/dt आएगा। dm/dt क्या बता रहा है कि पर सेकंड कितना मास बेल्ट के ऊपर गिरता जा रहा है ना। dm/dt का मतलब क्या हुआ, केजी पर सेकंड, तो आपको वो बता रहे हैं कि पर सेकंड कितना केजी मास इस बेल्ट के ऊपर गिरता जा रहा है, ठीक है। आपको बच्चों बेल्ट के मास को इग्नोर करते हैं और आपको निकालना है कि इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है बेल्ट को, तो हमें कितनी फोर्स करनी है। सिचुएशन क्लियर हो गई सबको? एंड ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग बच्चों कि जो पत्थर है वो बेल्ट के साथ आगे मूव कर रहे हैं।
हाँ पेंट दो उसका रोल तो तब आता है अगर हमें ये निकालना होता है कि वो मुझे पत्थर है उस पर कितनी फोर्स करनी है। मुझे ये निकालना है बेल्ट पे कितनी फोर्स करनी है पत्थर को अपने साथ वेलोसिटी पे लेके जाने की, है ना? तो बच्चों ये dm by dt आपको गिवन है, ठीक है? मतलब dm by dt कुछ भी k मान लो, which is given to you.
ट्रेन ट्रेन चल रही है उसमें एक्चुअली इसमें क्या है तुक्के से आंसर आ जाता है क्योंकि वेरिएबल ही दो है तो जो भी कर दो आंसर निकल जाएगा। इसका मेथड देखो बच्चों एग्जैक्ट क्या है, ठीक है, और फिर देखो कि आपने वैसे किया है कि नहीं। देखो बच्चों आप किसी भी टाइम टी पे बेल्ट का मोमेंटम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि उस टाइम पे कुछ मास एम है उसके ऊपर ये पत्थरों का, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी, करेक्ट। किसी भी टाइम टी डैश में क्या हुआ होगा, उसका मास कितने से बढ़ गया होगा बच्चों, उसके ऊपर यूनिट टाइम में कितना मास गिर रहा है, के, किसी भी यूनिट टाइम में कितना मास गिरा के। तो अभी कितना टाइम निकला टी से टी डैश के बीच में, टी डैश माइनस टी, तो दिस होल इनटू वी हो जाएगा। सोच लो एक बार क्या किया मैंने इनिशियल मोमेंटम लिख दिया, मैंने फाइनल मोमेंटम लिख दिया। अब फर्क क्या है बच्चों कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन में वी चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज, ठीक है ना। तो मास m तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा कितना मास आ गया k इनटू टाइम। अगर मैं चाहता मैं ये भी करता इसको t इक्वल टू 0 करता इसको t इक्वल टू 3 कर देता, उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ आई सबको मैंने कैसे, अब फोर्स कैसे आएगी, फोर्सेस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, वो क्या बन गया, चेंज इन मोमेंटम, दोनों को सबट्रैक्ट करो क्या बन गया, कितना टाइम निकला, तो बन गया केवी।
बात समझ आई बच्चों? इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, अगर इतने स्टेप्स भी ना लिखने हो तो। भाई F इज इक्वल टू dp बाई dt, d बाई dt ऑफ mv। अब फर्क क्या है इस क्वेश्चन में? v कांस्टेंट है, v dm बाई dt। ठीक है, इस क्वेश्चन की मतलब इंपॉर्टेंस यही थी कि इसे एकदम अप्रोच नहीं समझ आती कि करना क्या है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, मतलब यहाँ पे you need to understand कि हमें फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है। मोमेंटम चेंज तो हो रहा है, पर मोमेंटम चेंज किस कारण से हो रहा है? स्पीड के कारण। तो इस कारण से बाकी सब सिचुएशन से अलग। क्लियर ऑल? हाँ, वो तो पूछा ही ना, हमें ये तो पूछा ही नहीं कि इनके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, हमें तो यही पूछा है कि बेल्ट पे कितनी फोर्स लग रही है। क्लियर ऑल? ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट।